राम राम जी सारिया ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूं। तो भाई जो भी साथी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहे हैं, आप सभी को पता है कि एसएससी की एजेंसी बदल चुकी है। पहले टीसीएस पेपर लेती थी, अब एडीक्यूटी पेपर लेने लग रही है। और एडीक्यूटी के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं अभी अभी मतलब एसएससी के एग्जाम्स के दौरान, तो आप उन प्रश्नों का सेट है करने लग रहे हैं। आप पीछे 4 क्लास लगा चुके हैं एडीक्यूटी द्वारा प्रश्न जो पूछे गए थे फेज 13 के अंदर। ठीक है, आज हमारी 5वें नंबर की क्लास आप दिल्ली पुलिस की जीके के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी अपने चैनल के ऊपर। आप जैसे सब्सक्राइब करोगे आपको दिख जाएगी, आप उधर से पिछली 4 क्लास से कंप्लीट कर सकते हो। आज हमारी 5वें नंबर की क्लास है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर मेनली जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न है वो एडीक्यूटी ने बहुत ज्यादा पूछे हैं। ठीक है, आप ये देखो मैंने आपको बताया जो फेज 13 है एसएससी फेज 13, ठीक है, ये 3 लेवल पे होता है, एक 10th लेवल पे, एक 12th पर और एक ग्रेजुएशन पर। आपने 10th लेवल वाले क्वेश्चन भी पूरे हो चुके, 12th वाले पूरे हो चुके, आज आप ग्रेजुएशन लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे। सारे के सारे आपको लगभग क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार आप अच्छे से कर लोगे, समझ लोगे, तो आपको पता लग जाएगा भाई किस टाइप के क्वेश्चन अभी एसएससी पूछने लग रही है और आपको दिल्ली पुलिस के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करें भाई, देखो क्या कुछ मामला है, कैसे क्या कुछ चीजें हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या है, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। 2-4 प्रश्न अगर आपको आसान दिखे तो ये मत समझ लेना मेरे को सब कुछ आता है। आगे आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखें तब तुम्हारी ऐसे पुछ करेगी। ठीक है, तब बताऊंगा तुमको। तो सौरमंडल में किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा। सुबह का तारा किसको बोला जाता है, जब सुबह सनराइज होता है ना, यानी जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय से पहले आपको एक तारा दिखाई देगा जो कि बहुत ज्यादा चमकता है। ठीक है, और शाम को भी जब सूर्य अस्त हो जाता है, सनसेट हो जाता है, उसके बाद भी आपको एक तारा दिखता है जो कि बहुत ज्यादा चमकता है, जो कि आपका होता है विनस, यानी कि शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है वो हमारी 3रे नंबर की ग्रह, और हमारे सौरमंडल के अंदर मेनली 8 ग्रह हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्रह हैं, सबसे नजदीक हमारा बुध ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे नजदीक 88 दिन के अंदर अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद हमारी पृथ्वी आती है, उसके बाद हमारा मंगल ग्रह आता है। ठीक है, ये 4 हमारे अलग हैं। और ये जो शुरुआत की जो 4 ग्रह हैं इनको इंटरनल प्लैनेट्स भी बोलते हैं, अंतर ग्रह भी बोल देते हैं, इनको आंतरिक ग्रह भी बोल देते हैं, आंतरिक ग्रह भी बोल देते हैं। ठीक है, इंटरनल प्लैनेट्स भी बोल देते हैं, इंटरनल प्लैनेट्स भी बोल देते हैं। तो ये चीज भी याद रखना, पूछा गया सीजीएल के अंदर, पूछा भाई कौन से इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनल प्लैनेट है। ठीक है, तो आपने पढ़ रखा तो आप इजीली बता दोगे, वरना मुंह भाई देखते रहोगे कि इंटरनल प्लैनेट ये क्या चीज होती है। ठीक है जी, उसके बाद जो अगले ग्रह हैं, जैसे आपका हो गया जुपिटर जिसको बृहस्पति बोलते हैं, उसका सैटर्न यानी कि जिसको शनि बोलते हैं, उसके बाद आ गया आपका अरुण, और उसके बाद आ गया आपका वरुण। ये सारे हो गए एक्सटर्नल प्लैनेट्स। ठीक है, एक्सटर्नल बोल लो, टेरिटोरियल प्लैनेट बोल लो। ठीक है, टेरिटोरियल भी बोलते हैं, बाहरी ग्रह भी बोल देते हैं, मतलब इनके 3-4 नाम है। ठीक है जी, जो सबसे बड़ा ग्रह हमारे सौरमंडल का जुपिटर क्या हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है जी, सबसे बड़ा ग्रह है। सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा, शनि हमारा सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है जी, पहले 9 ग्रह होते थे, 9वां कौन सा था जी, प्लूटो था। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया, पूछा गया 3 से 4 बार। तो प्लूटो को साल 2006 के अंदर क्या ग्रहों की जो लिस्ट है इसको ग्रह मानने से साइंटिस्टों ने इनकार कर दिया था। जो कोई ग्रह को नहीं, ग्रह वाली कोई खासियत नहीं है, इसको लिस्ट से हटाओ। ठीक है, तो प्लूटो की ये कमी थी बेचारा की भाई। और पृथ्वी हमारा एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है, इसको जलीय ग्रह भी बोल देते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोल देते हैं। ठीक है, और जो हमारे ये जो आंतरिक ग्रह हैं इंटरनल प्लैनेट्स, इनकी एक खास बात है कि इनके पास चांद नहीं है। बुध के पास 0 चांद, शुक्र के पास 0 चांद, पृथ्वी के पास 1 चांद, मंगल के पास 2 चांद। ठीक है, बाकी ये जो जुपिटर, शनि, अरुण, वरुण, इनके पास बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर चांद है। ठीक है, चांदों के बारे में विशेष तौर पर जुपिटर यानी कि जो आपका बृहस्पति ग्रह, इसके 4 मेन चांद हैं जिनके बारे में एग्जामिनर पूछता है, वो मैंने आपको बैच के अंदर करवा रखे हैं। जैसे आप जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर के अंदर, तो उधर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, या फिर अगर आपको सिर्फ जीके करने तो कंप्लीट जीके का कोर्स मिल जाएगा, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको सारे ग्रह करवा रखे हैं भाई। जुपिटर के मतलब सारे ग्रह आपको याद नहीं, जुपिटर के सारे चांद याद नहीं रखने, सिर्फ 4 ही चांद पूछता है, चारों के चारों मैंने आपको थ्योरी के अंदर करवा रखे हैं। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई, वेरी गुड। आगे चलो, आगे देखो अगला प्रश्न क्या है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में मृत पौधों और जानवरों को विघटित करने वाले जीवों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह साइंस का प्रश्न पूछा गया है भाई। कोई भी हमारा इकोसिस्टम है, अब क्या दे रखा है, दैट ब्रेक डाउन डेड प्लांट। जैसे मान लिया कोई आदमी मर गया, उसको जमीन में दफन करते हैं, या कोई कीड़ा या कुछ भी मर गया, तो जब उसको जमीन में दफन करते हैं, तो अगर आप ये 2-3 महीने बाद अगर आप ये देखें तो उसकी डेड बॉडी गायब मिलेगी। जो छोटे छोटे जो जीवाणु हैं वो उसको खा जाते हैं।
उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते, खुद भी खा जाते हैं, धरती के अंदर वो मिक्स हो जाता है। तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं डीकंपोजर्स, यानी कि अपघटक। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पैरासाइट्स कौन से होते हैं? जो कि दूसरे मतलब जंतुओं के ऊपर जिनका जीवन निर्भर करता है। जैसे आपने सुना होगा एक अमरबेल, नाम सुना आपने? अमरबेल। आपका घरों के आसपास देखिए जो किक्कर होती, किक्कर का पेड़ तो देखिए, किक्कर के पेड़ के ऊपर डाल देते पीली पीली कलर की, ठीक है, पूरे पूरे किक्कर के पेड़ को सुखा देगी। वो परजीवी है, पैरासाइट है, यानी जो दूसरे लोगों से अपना जीवन चलाने लग रहे हैं। और डीकंपोजर्स के उदाहरण कौन कौन से? जैसे फंगस होगी तुम्हारी, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, ये सारे डीकंपोजर्स हैं। उदाहरण पूछ सकता है, बैक्टीरिया हो गया तुम्हारा, फंगस होगी, फंगस खा जाती है सारी की सारी चीज को। कईयों के जैसे हाथ के ऊपर फंगस हो जाता है, आपने देखा जैसे गोले गोले चटके बन जाए, जिसको रिंग गार्ड से ठीक करते हैं, ठीक है, तो वो फंगस होती है, वो डीकंपोजर होती है, स्किन को खराब कर देती है फंगस। कईयों के बालों के अंदर डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाता है तो फंगस हो जाती है उनके सिर के अंदर, जिसको स्कैल्प फंगस बोलते हैं, ठीक है, यानी खोपड़ी की फंगस। तो वो फिर ऐसे खुरसते रहे सारा दिन, उनका सिर में खाद चाली जा, कचर 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 कचर, नाव है कौन ढंग से, सिर की सफाई रखा कौन, तो फंगस से होगी, ठीक है। आगे चलो, अगला कौन सा है? शुद्ध पदार्थ के पिघलने की प्रक्रिया के दौरान क्या स्थिर रहता है? ये भी साइंस का प्रश्न पूछा गया, अच्छा प्रश्न है। यानी कि सीधी सी बात है, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दोगे तो आप साइंस को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको साइंस भी अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी। अब ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे गलती करके आते हैं। भाई पूछा क्या भाई, जब भी मेल्टिंग प्रोसेस होती है, यानी किसी भी चीज को हम लोग पिघलाते हैं, तो उसके दौरान जो भी कोई प्योर सब्सटेंस अगर हम उसको पिघलाते हैं, जैसे लोहा है, लोहे को अगर हम पिघलाएं तो उसके दौरान क्या चीज कांस्टेंट रहती है, मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। अब मैक्सिमम बच्चे ना इन तीन के अंदर से एक के टिक मारेंगे। टेम्परेचर के बारे में तो सोचा भी को नहीं, अरे टेम्परेचर ही इसका आंसर, इसीलिए तो एग्जामिनर ने दिया है, ठीक है। ये कैसे हो गया? जो टेम्परेचर तो चेंज होता है, आपको बताता हूं। जब भी मेल्टिंग प्रोसेस होती है, जैसे मान लिया ये लोहे की छड़ है, लोहे की डंडी मान लिया, ठीक है, जब आप इसको गर्म करते हैं तो पहले तो टेम्परेचर ऐसे चेंज होता रहता है, भाई हाँ, टेम्परेचर आप इन्हें फिक्स कर दिया, ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा भाई अब और टेम्परेचर बढ़ना खत्म हो जाएगा, मतलब और टेम्परेचर अब नहीं बढ़ेगा, एक फिक्स टेम्परेचर पे पहुंच गया। उसके बाद ये लोहा पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर अब इसका और टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अब जो टेम्परेचर है वो इसके मतलब कि जो अंदर के जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने का काम करेगा, तो और टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो इस केस के अंदर क्या, मेल्टिंग के दौरान आपका जो तापमान है वो फिक्स रहता है। साइंस के अंदर चीजें पढ़ा चुके हूं आपको, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर। आगे चलो भाई, Which constitutional article ensure the protection of the culture and educational right of minorities? कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है? ये भी पहले मैं आपको करवा चुका हूं। देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। अनुच्छेद नंबर, देखो मौलिक अधिकारों के बारे में भी बात करते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग के अंदर इनका वर्णन मिलता है? तो भाग नंबर 3 के अंदर इनका वर्णन मिलता है। भाग भी पूछा जाता है भाई, आगे भी एक एमसीक्यू आएगा, ठीक है, पूछेगा भाई मौलिक अधिकार कौन से भाग के अंदर? भाग नंबर 3 के अंदर। भाग नंबर 3 के अंदर आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक के जितने भी आर्टिकल हो सारे किसके अंदर आते हैं? भाग नंबर 3 के अंदर। ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न में आपको दिखाई देगा कि अनुच्छेद नंबर 35 भाग नंबर 4 में है। आपको फिर स्टेटमेंट में बताना कि हाँ भाई सही है या नहीं है। तो ये चीजें, हर एक चीज छोटा छोटा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये जो नई एजेंसी प्रश्न पूछने लगे इसके अंदर, ठीक है, अगर आप ये सोचो ना मोटा मोटा पढ़ के PYQ करके मैं झंडे गाड़ जो नहीं गड्ढेंगे, अगर आप डीपली पढ़ोगे तभी बात बनेगी, वरना फेल होगे, जीरो आओगा, ठीक है, कोई भी नहीं रोक सकता उस चीज के अंदर आपको, ठीक है। तो 14 से 18, 19 से 22 और 23 से 25 ना, सॉरी 23 और 24, 23 और 24, 25 से 28, 29 और 30 और 32, ये आपके मौलिक अधिकार हैं जो मैंने अभी आपको यहां पर लिख के दिए हैं। ये आपके मौलिक अधिकार कौन सा है जी? पहले वाला है तुम्हारा समानता का अधिकार। अभी याद भी कराऊंगा ट्रिक से, समानता का अधिकार। इसको याद कैसे रखोगे भाई? देखो जब भी आपकी उम्र 14 से 18 साल के बीच में थी, जब आप बचपन के अंदर से छोटे थे, जब भी तुम्हारी उम्र 14 से 18 साल के बीच में थी, तुम्हारा एक लक्ष्य क्या होता था कि भाई हाँ भाई मैं हूं या फिर मेरा भाई या बहन है, तो हमारे बीच में समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, भेदभाव नहीं। भाई 100 रुपये दे दिए, मेरे लिए कौन दिए, तो समानता होनी चाहिए। 14 से 18 साल की उम्र मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में ये चल, ठीक है जी। जैसे ही बच्चा 18 प्लस का है, यानी 19 से 22 की उम्र पहुंचा, बच्चा ने चाहिए फुल आजादी। माँ बाप तीनों कहते मेरे रोक नहीं दोगे, मैं तो बाहर जाऊंगा, हंडूंगा, मेरा 50 वाला मोटरसाइकिल दे दो, ठीक से, और हाथ में दे दो आईफोन, और मैं हांडूंगा दड़ादड़, खूब स्वतंत्रता से हांडूंगा, यानी कि मेरे को जो फुल आजादी, मैं 18 प्लस का हो चुका हूं, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। ये किसके अंदर? अनुच्छेद नंबर 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है जी। 23-24, अब इतना स्वतंत्रता पूर्वक घूमेगा बाहर समाज के अंदर, तो सीधी सी बात है भाई कोई ना कोई पुरुष मित्र या महिला मित्र भी बनाएगा, ठीक है, और महिला मित्र बनाएगा तो महिला मित्र तो भाई शोषण के आरोप लगाने में तेज हो रही है आजकल, ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार भी
अभी यानी 23-24 साल की उम्र में शोषण का केस हो गया, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, भाई आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, 14 साल से कम बच्चों से मजदूरी नहीं करवा सकता, अनुच्छेद नंबर 23 के अंदर, ठीक है। विरुद्ध अधिकार, ठीक है जी। 25 और 28 के अंदर क्या है, अब महिला ने शोषण का केस कर दिया, पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं जी, समझौता कर लो, शादी कर लो। आपने बोले चलो जी शादी कर लेते। अब क्या बता, महिला दूसरे धर्म की हो तो धार्मिक स्वतंत्रता भी चाहिए आपको, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी हमको चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी सेट हो गया, ठीक है जी। अब धार्मिक स्वतंत्रता होगी, शादी होगी आप लोगों की, अब बच्चे भी होंगे, ठीक है। शादी के बाद ही बच्चे होंगे, लेकिन आजकल पहला एग्जाम दे, वैसे बताऊं वैसे पुराने समय के हिसाब से पहले बाद में होते थे। अब बाद में हो तो सीधी सी बात है, यानी कि अब उन बच्चों को शिक्षा और संस्कृति का ज्ञान भी दोगे, ठीक है। 29-30 के अंदर क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति का ज्ञान, ठीक है जी। ये भी हमने दे दिया बच्चे को, शिक्षा और संस्कृति का ज्ञान, ओके। और जब भी आप 32 साल के होगे तो आपने अभी तक जितने भी कांड किए हैं उन कांडों का उपचार भी तो करोगे, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भाई ये आपके सारे के सारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। और मौलिक अधिकार मैंने आपको एक झटके के अंदर सारे याद करवा दिए। अब यही तो है अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है। जब आप पॉलिटी विस्तार पूर्वक पढ़ोगे, थ्योरी प्लस एमसीक्यू जो मैंने आपको बैच के अंदर करवा रखे हैं, ठीक है। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड करो। जब कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको दिख जाएगा उधर दिल्ली पुलिस या कंप्लीट जी का कोर्स लोगे तो वहां पर मैंने चीजें करवा रखी है 29 और 30 अलग से एक्सप्लेन करके। अब ये जो आर्टिकल बताए ना इनके अंदर भी अलग अलग मतलब है। अब अनुच्छेद नंबर 14 का अलग मतलब है, 15 के अंदर ये आप धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, 16 के अंदर अलग मतलब है रोजगार के लिए समान अवसर, 17 के अंदर असपृश्यता है, 18 के अंदर आपका मतलब अलग है। मतलब हर एक आर्टिकल के अंदर अलग अलग है कि हाँ भाई इस आर्टिकल के अंदर ये चीज, वो चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी। वो आप उधर थ्योरी पूर्वक पढ़ो, विस्तार पूर्वक, तभी बात बनेगी। अनुच्छेद नंबर 29 भाई, ठीक है। मोटा मोटा पढ़ने से तो मोटा मोटा है, इसके अंदर आपका नंबर नहीं आएगा। अब एग्जामिनर ये तो चलो इसने डायरेक्ट पूछ लिया, अब एग्जामिनर डीपली पूछ ले कि अनुच्छेद नंबर 19 के अंदर क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अब वो आप पढ़ोगे तभी तो पता लगेगा, ठीक है। आगे चलो। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन सा है भाई। 2011, ये तो जनगणना तो पक्का टॉपिक है और स्पेशल करवा रखे 2 क्लासों के अंदर जनगणना, सारा डाटा ट्रिक से याद करवा रखा है। अब 2011 की जनगणना सबसे अधिक जनसंख्या बहुत बार करवा चुके हैं, यूपी की सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व पूछ ले सबसे ज्यादा किसका है, घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, जो जनसंख्या की जो डेंसिटी है यानी भीड़ कितनी है जहां पर, तो भीड़ सबसे ज्यादा बिहार के अंदर है। भीड़ के मामले में पूछ ले बिहार, नॉर्मल जनसंख्या पूछ ले यूपी सबसे ज्यादा, सबसे कम जनसंख्या पूछ ले सिक्किम के अंदर, ठीक है। सिक्किम के अंदर सबसे कम जनसंख्या है। और जनसंख्या डेंसिटी सबसे कम पूछ ले, यानी भीड़ सबसे कम कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और अरुणाचल प्रदेश का वो क्या जनसंख्या घनत्व कितना है, 17 है। आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है अरुणाचल प्रदेश वाला, बाकी जो सारा भूल जाए। अरुणाचल प्रदेश तो फेवरेट एग्जामिनर का, पक्का याद रखियो, ठीक है। और एक आपसे ये पूछेगा साक्षरता, पक्की पूछा अगर एग्जामिनर, साक्षरता तो एग्जामिनर की जमा फेवरेट है, ठीक है। भारत की साक्षरता पूछेगा, ठीक है। और हर एक क्लास के अंदर आपको करवाने लगे रहे पिछली चारों की चारों क्लासों, भारत की साक्षरता, नर साक्षरता, मादा साक्षरता, पक्की याद रखिए। भारत की कितनी है 74.04, ठीक है। नरों की कितनी है 82.14 और मादा की कितनी है 65.46%, ठीक है। पक्की याद रख लियो, पक्की पूछा। और इसकी ट्रिक भी बता दी, नर कितने 82 साल की उम्र तक जो मादा के पैसे ऐठने में सबसे आगे रहते हैं, और इन दोनों के बीच का 74.04, इसका जाएगा आपको उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मैक्सिमम 25 में बिहार ठोक के अगर गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, अगला क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, अच्छा प्रश्न है। अभी आपको मॉडर्न हिस्ट्री करवाई थी, उसके अंदर सारी बुकें करवा रखी है मैंने आपको, और अलग से भी बुकों का चैप्टर करवा रखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भाई आपके जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी। इसको याद रखने की निंजा टेक्निक क्या है, जवाहरलाल नेहरू जी अपने भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, यानी सीधी सी बात है भारत की डिस्कवरी इनके द्वारा करी गई। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। और इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी, जैसे महात्मा गांधी जी के द्वारा, BR अम्बेडकर के द्वारा और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, इनके बारे में और पढ़ते। महात्मा गांधी ने कौन कौन सी लिखी, एक तो हिंद स्वराज, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, हिंद के ऊपर क्या हमें, यानी हिंदुस्तान के ऊपर हमें खुद का राज चाहिए, ठीक है, अंग्रेजों का नहीं चाहिए। दूसरा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, दोनों बुकें पूछी जाती है बहुत बार। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, बहुत बार पूछी जाती है बुक। दोनों बुकें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों महात्मा गांधी की है, याद रह जाएंगे दिमाग के अंदर, ठीक है जी। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक तो ये जो जातिवाद ज्यादा फैलने लगे थे, इसको कंट्रोल करने के लिए स्पेशल अलग अलग कैटेगरियां बनाई, शेड्यूल कास्ट,
बीसी एससी इस टाइप से अलग अलग कास्ट बनाई, ओबीसी बनाई, ठीक है। तो इनको क्या बोला था, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी भाई कास्ट कुस्ट वाला सिस्टम है भाई, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी समस्या है, ठीक है। यानी एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन का मतलब पता है तुमको, वो कैब के अंदर पढ़ना कभी इंग्लिश के अंदर, ठीक है। या देखो आपको इसकी ट्रिक भी बता देता हूं, इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक है भाई, जमानो एक नंबर की ट्रिक है, आप लोग एक बार देख लोगे ना तो भाई स्वाद सा आ गया। एक सेकंड रुकियो, कुछ आ गया, हमने तो ट्रिक तो याद कर रखी थी, लेसन का मतलब अभी बताता हूं तुमको। जैसे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ देखो भाई, एनिहिलेशन का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को मतलब कि नष्ट करने लग रहे हो, या उस चीज का विनाश करने लग रहे हो, ठीक है, या उस चीज को खत्म करने लग रहे हो, इस हिसाब से हो गया, ठीक है। यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कास्टिज्म सिस्टम का विनाश, एक तरीके से ही होगी इसका नाम। अब एनिहिलेशन, इसको याद करने, देखो इलेशन का मतलब हो गया इलाना, इलेशन से क्या बन गया, हिलाना। और जब भी आप किसी चीज को हिलाते हो तो यानी सीधी सी बात है, आप क्या करने लग रहे हो, किसी चीज को हिलाओगे तो यानी उस चीज का नाश करने लग रहे हो भाई, उस चीज को खराब करने लग रहे हो। अरे अब जैसे सीधी बात, अगर दीवार खड़ी है, ठीक है, अब दीवार को तुम ऐसे ऐसे हिलाओगे तो दीवार गिर जाएगी, दीवार का नाश हो गया ना। तो उसी तरीके से आपको याद रखना, एनिहिलेशन का मतलब क्या हो गया, नष्ट करना, विनाश करना। इसकी ट्रिक वजह से हम पढ़ा करते हैं तो इससे ट्रिक था, इलेशन का मतलब हिलाना, भाई हिला हिला के क्या है, चीजें नष्ट हो जाती हैं। ये आवाज किसने निकाल ली भाई, भाई मैं बहुत बार कह चुका हूं यार, ये सभ्य समाज के लक्षण नहीं, तो मैं ऐसी आवाजें मत निकाला करो यार, ठीक है, अच्छी नहीं लगती है चीजें, ठीक है। क्या क्या सोचेगा समाज हमारे बारे में कि क्लास के अंदर कैसी कैसी आवाजें आती हैं, थोड़ा सोचा करो, ठीक है, खुद की नहीं, मेरा बारे में सोच लिया करो कि मैं पता नहीं कैसे असभ्य बच्चे हैं। क्या होता है इन आवाजों का मतलब, मेरे को तो आज तक नहीं पता लगा, बीच में निकाल देते हैं पागलों की तरह। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसे भंग करने का अधिकार किसके पास होता है। अब जैसे कोई भी लोकसभा होती है, लोकसभा कितने समय तक काम करती है जी, 5 साल। राज्यसभा कितने समय तक काम करती है जी, 5 साल ना, सॉरी, राज्यसभा का तो कोई फिक्स काल होता ही नहीं, राज्यसभा के अंदर तो डायरेक्ट सीधी सी बात है कि भाई 1/3 सदस्य रिटायरमेंट ले लेते हैं, ठीक है जी। अब जो लोकसभा होती है, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का, जिसके अंदर ये आपके जितने भी सांसद हैं चुन के जाते हैं, इसको लोकसभा बोलते हैं, यानी कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, ठीक है जी। अब ये लोकसभा होते हैं, लोकसभा जैसे मान लिया 5 साल का कार्यकाल है, और राष्ट्रपति जी का नूजी करिए ना यार, लोकसभा में कोई स्वाद नहीं आने लग रहा, तो प्रधानमंत्री की सलाह से है राष्ट्रपति जी लोकसभा को पहले भी खत्म कर सकते हैं। तो किसके हाथ में पावर है, राष्ट्रपति जी के हाथ में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लोकसभा राज्यसभा की बात होगी तो लोकसभा के गठन के बारे में पूछता है एग्जामिनर बहुत बार, लोकसभा के गठन की डेट बताओ, ठीक है, और जो इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, फर्स्ट जो बैठक हुई थी उसकी डेट बताओ, ठीक है जी। सेम इसी टाइप से राज्यसभा के बारे में पूछता है, राज्यसभा का गठन कब हुआ था, ठीक है जी, और इसकी फर्स्ट बैठक कब हुई थी, इन दोनों की डेट पूछता है एग्जामिनर बहुत बार, तो दोनों की डेट आपको बतानी है और पता भी होनी चाहिए। तो लोकसभा का देखो एक ट्रिक से बताऊंगा, एक झटका में याद हो जाएंगे। लोकसभा का गठन कब हुआ तो 17 अप्रैल 1952, अभी याद करवा दो, बस टेंशन ना लो तुम, 17 अप्रैल 1952 को गठन हुआ। फर्स्ट बैठक कब हुई, 13 मई 1952 को क्या है इसकी फर्स्ट बैठक हुई, ठीक है। अप्रैल और मई 2 महीनों का सीधा सिस्टम है, तो कब हुई हमारी 13 मई 1952 को फर्स्ट बैठक हुई। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952, यानी जो आपकी लोकसभा थी, लोकसभा से पहले ही आपका राज्यसभा का गठन हो गया था 3 अप्रैल 1952 को, और फर्स्ट बैठक इसकी भी सेम हुई, मतलब उस दिन इन दोनों इकट्ठी बैठक होती 13 मई 1952। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो याद रखने की निंजा टेक्निक आपको बताता हूं। लोकसभा देखो 17 का मतलब हो गया सताना, यानी लोकसभा के अंदर क्या लोग हैं और लोगों को क्या अक्सर सताया जाता है। 1952 यानी सीधी बात देखो, जब भी हमारा देश आजाद होया, अब सीधी ये तो है नहीं भाई आजाद होती है लोकसभा बन जाए, कम से कम 5 साल का समय तो चाहिए, यानी 47 के अंदर 5 जोड़ोगे 1952, ठीक है जी। पहली बैठक 13 मई को, ये डायरेक्ट याद रह जाए 13 मई को, ये 17 अप्रैल ये पक्का याद रखना। राज्यसभा की 3 अप्रैल, याद कैसे रखोगे, हर एक राज्य के 3-3 सदस्य भेज सकता है राज्यसभा के अंदर, ठीक है, वहां जनता के इलेक्शन नहीं आते, वो राज्य भेजते राज्यसभा के अंदर 3-3 जने, ठीक है। तो 3 अप्रैल को, और फर्स्ट बैठक इसकी भी 13 मई को हुई थी। इस तरीके से याद रह जाएगा, दिमाग के अंदर चीजें सेट रह जाएंगे, नहीं रहेंगी, एक बार के लिए सभी साथी बताएंगे। लोकसभा के अंदर टोटल सदस्य मैक्सिमम कितने आते हैं, 552 आते हैं, और राज्यसभा के अंदर आपके टोटल कितने 250 सदस्य आते हैं। तो ये चीज भी आप याद रखना, ठीक है जी। आगे चले, चलो जी आगे देखो क्या है,
निम्नलिखित में से किसने 1974 से 78 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक परियोजनाओं के वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जिसने पंचवर्षीय योजनाओं का पूरा टॉपिक कर रखा है वो इस प्रश्न को बहुत इजीली कर देगा, ठीक है, जिसने पूरा अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। जब मैंने क्लासों के अंदर करवाया था विस्तार पूर्वक, जब आपने अगर पढ़ रखा हो तो आप इसको बिल्कुल इजीली कर दोगे। लेकिन ये मोटा मोटा PYQ कर रखे हैं या मोटे मोटे प्रश्न कर रखे हैं या सीधे मॉक टेस्ट में कर रखे हैं तो आप इसको नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है। बताओ तो देखो भाई इसका क्या आपका IDBI बैंक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भाई देखो इंडस्ट्रियल का मतलब भी क्या हो गया, उद्योग धंधे, यानी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जो पैसा देगा कौन सा बैंक देगा? जो हमारा इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक विकास बैंक है वही तो इसके लिए पैसा देगा, IDBI बैंक है, ठीक है। और कौन सी पंचवर्षीय योजना होगी? 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये चीज भी याद रखना, ठीक है। अब एक और चीज आता है, मतलब एक और चीज आती है, मैं आपको बताता हूं, उसका नाम तो था, एक तो था प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे कब आया था, मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद प्लान हॉलीडे आया था? एक तो ये क्वेश्चन आपको बताना, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, नीचे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सेकंड आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान कब आया था पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान? ये भी आपका होमवर्क रहेगा। कमेंट करके आप लोगों को ये दोनों चीजें बतानी है क्योंकि पिछले सालों में पूछी गई दोनों, ठीक है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला देखो, अगला कौन सा है? कथक में लय को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया? जो कथक डांस होता है, कथक डांस कहां पर है? कथक का मतलब कथा, कथा के दौरान क्या प्रश्न उत्तर पूछते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश का है, ठीक है जी। और कथक कली पूछ ले हुआ है तो कहां का है? के उसका केरला का। कथक कली तो केरला, नॉर्मल कथक तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो कथक के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? तबला और पखवाज का है, पखावज का प्रयोग आपका किया जाता है किसके अंदर? कथक के अंदर, ठीक है जी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उष्माक्षेपी कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर से हीट निकलती हो। हीट कैसे जी? जैसे मान लिया आपने तेल देखा, तेल आपके घर में जब आप तेल गर्म करते हो, ठीक है, कढ़ाई के अंदर आप तेल गर्म करते हो, उसके अंदर मान लो आप 2-3 बूंद पानी की डाल दो, ठंडे पानी की, तो आपने देखा बहुत ज्यादा भाप निकलते और ऐसे पानी के छिट्टे निकल के आते, तेल के छिट्टे, गरम गरम तेल के आते हैं, यानी कि उसके अंदर उससे बहुत ज्यादा हीट निकलने लग रही। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर हीट निकले तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक दूसरी होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक कौन सी होती है जी? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट देनी पड़े, मतलब हमको हीट देनी पड़े, हम उसको हीट देंगे तब जाके वो रिएक्शन होगी, उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज अब ये पूछे कौन सा एक एक्सोथर्मिक का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। जब भी पेट्रोल को जलाते हैं, पेट्रोल को जलाएंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है, ठीक है। चलो भाई आगे। कौन सा अनुच्छेद लिख रखे? अनुच्छेद। अनुच्छेद, अनुच्छेद का संधि विच्छेद करेंगे एक बार सभी साथी। अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा बताना कमेंट करके, समास वगैरह भी कर दो। अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है। राष्ट्रपति शासन 3 टाइप के होते हैं, 3 अनुच्छेदों के अंदर दिए गए। कौन कौन से हैं जी? अनुच्छेद नंबर 352, 356 और 360। ये कब कब और कौन से लगते हैं जी? 352 वाला लगता है जब हमारा किसी देश के साथ युद्ध हो जाए या कोई और देश हमारे साथ हमारे ऊपर अटैक कर दे, यानी ये कब लगता है? युद्ध की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में, या फिर आंतरिक अशांति, जब देश के अंदर कोई दंगे फसाद हो जाए उस टाइम, ठीक है, सरकार वगैरह गिर जाए, तब ये लगता है हमारा। अभी तक अनुच्छेद 352 कितनी बार लगा है? तो अभी तक हमारा 3 बार लगा है। कब कब लगा है जी? एक तो साल 1961-62 के अंदर भारत चीन का युद्ध था, चीन से युद्ध होने लग रहा था अपना, एक बार तो तब लग गया था ये, ठीक है जी। फिर एक बार पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1971 के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, उस टाइम लग गया था जी, ओके जी। तीसरी बार कब लग गया जी? 1975-76 के अंदर इंदिरा गांधी ने लगवा दिया राष्ट्रपति जी को कह के, ठीक है, इंदिरा गांधी जी द्वारा लगवाया गया, ठीक है, ये तीसरी बार लगवाया गया। तो ये 3 बार राष्ट्रपति शासन लग गया अपने अभी तक। अगर आपसे कोई पूछ ले हुआ है अनुच्छेद 352 वाला जो राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, ये इसको आपातकाल बोलते हैं, सॉरी इसको राष्ट्रपति शासन नहीं, इसको आपातकाल बोल लेंगे, ठीक है, ये आपातकाल है, नोट राष्ट्रपति शासन, इमरजेंसी। कितनी बार लगी है अपने? 3 बार लगी है, ठीक है जी। 356 के अंदर है हमारा राष्ट्रपति शासन,
ये राष्ट्रपति शासन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ऐसे है जैसे मान लिया जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज हैं वो सारी हमारी राष्ट्रपति जी के अंडर है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लिया कोई भी राज्य है, जैसे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है, वहां की सरकार अगर गिर जाए तो राष्ट्रपति जी के अधीन उसकी पूरी पावर आ जाती है, तो ये राष्ट्रपति शासन होता है, ठीक है जी। चीजें आगे समझ में। अब जो तीसरा 360 है ये हमारा क्या? वित्तीय आपातकाल। ये क्या हमारा? ये आपातकाल है तीनों के तीनों, ये राष्ट्रपति शासन वित्तीय, ये तीनों हमारे आपातकाल, ये हमारा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, वित्त का मतलब क्या होता है? पैसा। यानी जब भी हमारे देश के अंदर पैसे की कमी होगी ना तो उस केस के अंदर हमारे पास कौन सा लगता है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल हमारे देश में आज तक एक भी बार नहीं लगा। ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि हमारे देश में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है, तो एक भी बार नहीं लगा है। तो ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति है, किसी राज्य की राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 356 के तहत देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 352 पूछ ले हुए तो हमारी इमरजेंसी है, और 360 पूछ ले हुए तो वित्तीय इमरजेंसी है, ठीक है। आगे चलो भाई। निम्नलिखित में से शासकों और उनके तत्काल उत्तराधिकारियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अभी अभी हमने मिडविल हिस्ट्री करी है, पूरी बैच के अंदर भी करी, यूट्यूब के ऊपर भी करी है। भाई कौन सा शासक और उसका उत्तराधिकारी कौन था, ये कॉम्बिनेशन दे रखा, कौन सा सही है? सारे अभी अभी पूछे गए प्रश्न ताजा एसएससी ने जो पूछे हैं, अड़के मत लेना। देखो भाई बाबर, क्या बाबर का उत्तराधिकारी शेरशाह सूरी था? नहीं। बाबर के बाद कौन आया था? हुमायूं आया था। अभी अभी हमने मुगल सल्तनत भी करी। हुमायूं के बाद कौन आया था? अकबर आया था। अकबर के बाद कौन आया था? जहांगीर आया था। जहांगीर के बाद कौन आया था? आपका शाहजहां आया था। और शाहजहां के बाद कौन आया था? आपका औरंगजेब आया था, ठीक है। और अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था, ठीक है जी, जो कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उस टाइम आपका मारा गया था, ठीक है। दिल्ली से इसने लीडरशिप करी थी, ओके जी। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के बाद बाबर आया था? नहीं यार, इब्राहिम लोदी बाबर का तो कोई रिलेशन ही नहीं, इनके बीच में तो युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध जिसके अंदर बाबर जीत गया था, ठीक है, 1526 के अंदर हुआ था, ठीक है जी। मोहम्मद बिन तुगलक का इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल से। मोहम्मद बिन तुगलक ये किस वंश से बिलोंग करते थे? गुलाम वंश से बिलोंग करते थे। गुलाम वंश कौन सा? जिसको स्लेव डायनेस्टी भी बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर। मामलुक वंश भी इसको बोल देते हैं। गुलाम वंश को ये अलग अलग नाम है इसके। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी बोल देते हैं, स्लेव डायनेस्टी भी बोल देते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था जी? कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था जी? इसका संस्थापक था जी, ओके जी। अभी अभी हमने कराया था। गुलाम वंश के अंदर पहली महिला शासिका कौन सी थी? तो रजिया सुल्तान क्या थी? पहली एकमात्र महिला शासिका थी, ठीक है, जिसने दिल्ली की इस गद्दी के ऊपर जो बैठी थी। 1236 से लेकर 1240 तक 4 साल तक इसका शासन रहा था। और कैथल के अंदर आपको इसका मकबरा देखने को मिलेगा, हरियाणा के कैथल के अंदर, ठीक है जी। अलाउद्दीन खिलजी, इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला देखो, अगला कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरता है? कौन सा नदी समूह आएगा बंगाल की खाड़ी में गिरता? प्रायद्वीप भारत कौन सा है? प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा भूमि का भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ, एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, ठीक है। यानी जो हमारा दक्षिणी भारत, तो सारा प्रायद्वीप भारत के अंदर आता है। यानी जो हमारा मिडवियल भारत है, ये सारा गुजरात वाला हिस्सा और ये सारा नीचे वाला, सारा प्रायद्वीप भारत के अंदर आता है। तो प्रायद्वीप भारत की कौन सी नदियों का जो ग्रुप बंगाल की खाड़ी? बंगाल की खाड़ी किस तरफ है? इस तरफ हमारी बंगाल की खाड़ी है जी, ठीक है जी। उस तरफ हमारी अरेबियन कंट्री है, तो अरब सागर भी हमारा इस तरफ होगा, जैसे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसी तरफ तो है, ठीक है, दुबई वगैरह, तो ये अरब सागर हो गया हमारा, ठीक है जी। अब बंगाल की खाड़ी के अंदर भी नदियां गिरती है, अरब सागर के अंदर भी गिरती है। चीजें मैं आपको करवा चुके हैं थ्योरी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है, तीनों इंपॉर्टेंट नदियां, तीनों की तीनों हमारी बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती हैं। कौन सी? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, तीनों की तीनों नदियां हमारी कहां पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। अरब सागर के अंदर कौन सी गिरती है जी? अरब सागर के अंदर भी हमारी 3 नदियां गिरती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और माही। कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और माही, ये तीनों की तीनों नदियां हमारी कहां पर गिरती हैं? अरब सागर के अंदर गिरती हैं। अब इन नदियों के अंदर एक खास बात आपको बताता हूं, ये जो माही नदी है ना, ये आपकी जाती यहां से, मध्य प्रदेश के पास से यहां पर ऐसे गिरती है, और यहीं से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, ये यहां से गुजरती है। तो ये जो कर्क रेखा ना, इसको ये जो माही नदी है, इसको 2 बार काटती है, 2 बार ऐसे, जैसे ये नदी है, ये ऐसे ऐसे होके ऐसे बाहर जाती है, तो इसको ये ऐसे इस तरीके से 2 बार काटती है। तो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में, एकमात्र ऐसी नदी का नाम बताया जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी की आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है, कर्क रेखा को
2 बार काटती। कौन सी है आपकी? माही नदी है एकमात्र ऐसी नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद कर देखो, अरब के अंदर क्या है? 3 है, नरम, ताप, माही। कैसे रहोगे? माही, ठीक है। अपना ताप मत बढ़ाओ, मेरे साथ नरम स्वभाव रखो। क्यों? क्योंकि मैं अरब कंट्रीज के अंदर रहती हूं। इस तरीके से याद रखो। कैसे याद रखोगे? मैं माही, मेरे साथ नरम स्वभाव रखो, ताप मत बढ़ाओ, क्योंकि मैं अरब कंट्रीज के अंदर रहती हूं। यानी इस तरीके तीनों नदी आपके याद हो जाएंगी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के अंदर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तीनों की तीनों हमारी। कृष्णा नदी मेनली आपकी कृष्णा होगी, कावेरी ये सारी आपकी कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर से होकर गुजरती है और इधर बंगाल की खाड़ी के अंदर आपकी आके गिरती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1991 की नीति के तहत एक संरचनात्मक सुधार है? 1991 के अंदर देखो क्या क्या चीजें हुई थी आपको बता। देखो, एक चीज तो बच्चे को बहुत डाउट था, रुपए का अवमूल्यन। रुपए का अवमूल्यन है टोटल अभी तक 3 बार हुआ है, 3 बार, यानी इसके प्राइस को दोबारा से सेट किया गया है। और 1991 में 2 बार किया था, इसका 2 बार अवमूल्यन हुआ था। तो ये डिफरेंस है, गलती मत करना। मैंने स्पेशल टेलीग्राम के ऊपर भी डाल के बताया था, ठीक है। इस चीज को दिमाग में सेट रखना। ये भी 1991 के अंदर किया था। लेकिन जो सबसे जो बढ़िया जो कदम था वो कौन सा था? प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी जो पब्लिक सेक्टर उसको प्राइवेट किया गया। कैसे जी? जैसे आपको समझाता हूं। अब एक पूछा जाता है कि एलपीजी का सिद्धांत कब आया था? एलपीजी, मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं एलपीजी तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है जी, सिलेंडर के अंदर बढ़ने वाली होती है, मानता हूं। लेकिन एलपीजी वाला अलग है। ये 1991 के अंदर एलपीजी का सिद्धांत आया था। और इस एलपीजी का मतलब क्या? एल से बन गया लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया भाई? आजादी मिले आपको उद्योग धंधों के अंदर। पी का मतलब हो गया प्राइवेटाइजेशन, ठीक है भाई, आपको चीजें प्राइवेट करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और जी का मतलब होगा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब अपनी चीजों को पूरे संसार के अंदर, पूरे ग्लोब के ऊपर फैला दो, यानी कि वैश्वीकरण करो अपनी चीजों का, ठीक है। तो चीजें समय लिबरलाइजेशन मतलब उदारवादी, यानी आपके जो जैसे मान लिया पुराने समय के अंदर क्या था, जैसे आपको कोई भी फैक्ट्री खोलने कुछ भी करना तो बहुत ज्यादा लाइसेंस वगैरह और बहुत सिस्टम करना पड़ेगा था, तब जाके परमिशन मिला कर दी, ठीक है। तो 1991 के अंदर जब अपनी इकोनॉमी जमानु गिरण ना हो रही थी, जब अपनी अर्थव्यवस्था जमा डूबण ना हो रही थी, अपना देश में कर्जवान होना हो रहा था, उस टाइम जो अपने वित्त मंत्री होते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया था एलपीजी का। इन्होंने बोला कि उद्योग धंधों को पूरी छूट दो भाई, कोई भी बंदा उद्योग धंधा लगा सकता है, कोई भी फैक्ट्री खोल लो, तब जाके एक तो अपनी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। लिबरलाइजेशन पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, भाई जितनी चीजें उसके उनको प्राइवेट कर दो, सारी सरकार के हाथ में मत रखो, कुछ चीजें प्राइवेट कर दो, जैसे एयरपोर्ट वगैरह प्राइवेट कर दो, अडानी उडून नहीं होती, दे दो खोलना। जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन, अपनी चीजों को सिर्फ भारत तक सीमित मत रखो, सरकार भी ये कोशिश करे हम दूसरे देशों के साथ भी अपना व्यापार बढ़ाएं, ठीक है। तो ये सिद्धांत दिया था एलपीजी का, ओके, याद रखना। आगे चलो, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों को स्थानांतरित करने का अधिकार देता है और किस आधार पर? जैसे मान लिया ये एक अपना हाई कोर्ट, ये मान लिया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, ठीक है जी। और इधर मान लिया ये राजस्थान का, मान लिया जयपुर या फिर जोधपुर हाई कोर्ट है, जयपुर हाई कोर्ट है ये, ठीक है। ये मान लिया मैंने दो हाई कोर्ट हो गए, ठीक है। अब जैसे मान लिया कि ये हाई कोर्ट है जो पंजाब एंड हरियाणा वाला, ये मामले को भाई स्लो तरीके से मान लो सोल्व करने लग रहा है, मानने के लिए बोलने लग रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ये पावर है अनुच्छेद नंबर 139 के तहत कि वो इस मामले के जल्दी निपटान के लिए इस कोर्ट, मतलब इस केस को इस कोर्ट को सौंप दे, तू जल्दी निपटा दे इसको, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 139 से न्याय और शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए थ्योरी के अंदर करवा रखे यार आर्टिकल, ठीक है। आगे चलो भाई, निम्नलिखित में से किस विदेशी देश ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारी उद्योगों की स्थापना में भारत की सहायता की? अच्छा प्रश्न है, और ये थ्योरी के अंदर भी पंचवर्षीय योजना है तो पक्की रट के जाओ, पंचवर्षीय योजना जनगणना वाले टॉपिक हो 100% प्रश्न आएगा। अब देखो मैंने आपको बता दी पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी जी? 1951 से आपकी 56 तक आई थी। सेकंड कब आई थी जी? आपकी 1956 से लेकर 61 तक आई थी जी। अब जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो खेती बाड़ी इसका मेन उद्देश्य था, और मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी भाई। देखो पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है पेट पूजा, यानी पेट पूजा तो खेती बाड़ी से होगी, ठीक है जी। और खेती बाड़ी के अंदर फसलें कैसी होती है? हरी हरी होती हैं जी। तो यानी कि किस मॉडल पर थी? एरोड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित थी, ठीक है जी। ये चीज भी आगे समझ, मॉडल भी पूछा जाता है। तो सेकंड, अब जैसे आपने खेती बाड़ी कर ली, पेट आपने पूरा भर लिया, अब उस भोजन को पचाने के लिए काम भी करना पड़ेगा, काम के लिए आपको उद्योग धंधे फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। तो फैक्ट्री के लिए यानी सेकंड वाली जो पंचवर्षीय योजना है उसके अंदर हमारा मेन लक्ष्य क्या आया? तीव्र औद्योगिकरण, हम लोग तेज गति से फैक्ट्री लगाएंगे, ठीक है जी। और ये किस मॉडल पर आधारित? फैक्ट्री क्या होती है? बड़ी बड़ी होती है, यानी कि महालनोबिस मॉडल के ऊपर आधारित थी। किसके ऊपर? महालनोबिस मॉडल के ऊपर। अब ये जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी ना, इसके दौरान अपने यहां पर 3 फैक्ट्रियां लगी थी, 3 फैक्ट्री लगी थी, 3 अलग अलग उद्योग धंधे लगे थे।
वो अलग अलग देशों की सहायता से हुए थे। कौन कौन से देशों ने सहायता करी थी जी? पहला था यूएसएसआर, यानी कि जो अभी वर्तमान में जो रसिया है, इसका पुराने समय के अंदर नाम यूएसएसआर था, ठीक है जी। सेकंड था आपके पास जर्मनी, ठीक है जी। एक था आपके पास यूएसए, और जर्मनी एंड यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, इन दोनों ने मिलकर सहायता करी थी। अब जो रसिया था, रसिया ने कहां पर अपने यहां पर फैक्ट्री लगाई? फैक्ट्रियों के नाम पूछे थे भाई, कौन सा प्लांट है रसिया की सहायता से स्थापित किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र। कौन सा? भिलाई इस्पात संयंत्र। और ये कहां पर लगाया? छत्तीसगढ़ के अंदर लगाया भाई, ये चीज याद रखना। याद कैसे रखोगे भाई? रसियन क्या है? सबके हेल्प करते हैं, ठीक है। रसियन क्या है? सबकी हेल्प करते हैं, सबकी भलाई करते हुए फिरते हैं, ठीक है। जर्मनी और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में, समझ गए ना, ब्रिटेन। तो जर्मनी और यूके दोनों ने मिलकर कहां पर लगाया? आपका राउरकेला। कहां पर? राउरकेला। राउरकेला कहां पर है जी? उड़ीसा के अंदर। पूछे जाते हैं इनके नाम, तभी आपको करवाने, बिना बात टाइम वेस्ट कौन करूं मैं, ना मेरा ना तारा, ठीक है। जो चीज करवाऊंगा उससे हिसाब से करवाऊंगा। हाँ भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है। राउरकेला उड़ीसा। कैसे भाई राउरकेला? भाई उड़सी केला पड़ा है, उड़सी वाले साइड में वाले उड़ीसा यानी केला। यूएसए यानी अमेरिका, अमेरिका ने कहां पर लगाया? दुर्गापुर, ठीक। कहां पर? दुर्गापुर के अंदर। दुर्गा माता की पूजा कहां पर की जाती? बंगाल के अंदर यानी पश्चिम बंगाल के अंदर लगाया। तो ये तीनों प्लांट आपको याद रखने हैं इन तीन देशों की सहायता से, ठीक है। तो क्या कौन कौन से देशों ने सहायता की? सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन, इसको हिंदी में सोवियत यूनियन बोलते हैं, यूएसएसआर को हिंदी में सोवियत यूनियन, ठीक है। तो कंफ्यूज मत ना भाई, ये क्या आ गया? सोवियत यूनियन, यूके एंड वेस्ट जर्मनी, पश्चिम जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका भी था इसमें अंदर, ऑप्शन नहीं दिया, अब क्या करें, ठीक है। इन तीनों ने अपनी सहायता करी थी। आगे चलो। नवरात्रि के दौरान गुजरात का कौन सा नृत्य लाठी से किया जाता है? लाठी से कौन सा किया जाता है? डांडिया, ठीक है। डंडे को लाठी तो बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बेसिक पर्सन था, कुछ नहीं था। आगे चलो। समवर्ती सूची, सर्ची लिख रखा है गलती से, सूची। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य कानून के बीच टकराव की स्थिति में राज्य कानून तभी मान्य होगा जब, क्या प्रश्न दे दिया। अब मैंने आपको तीन सूचियां बताई। सातवीं अनुसूची है जो हमारी संविधान के अंदर, जो सातवीं अनुसूची है, अभी आएंगे स्टेटमेंट वाले प्रश्न कदे अनुसूची आए तो कौन। सातवीं अनुसूची के अंदर हमारी तीन टाइप के टॉपिक होते हैं। एक संघ सूची यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो विषय है हमारे, सेकंड होते हैं हमारे राज्य सूची, और थर्ड वन इज समवर्ती सूची। राज्य सूची से संघ सूची क्या जी? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दिन मामले आते हैं, जैसे आपका रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, आपका रक्षा मंत्रालय हो गया सारा। राज्य सूची के अंदर आपकी पुलिस होगी, हर एक राज्य की अलग होती है, खेतीबाड़ी होगी, कृषि होगी, सारी राज्य सूची के दिन आते हैं। समवर्ती सूची यानी ऐसे मामले जिसके ऊपर राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अब मान लिया कोई कानून बनना था यहाँ पर, ठीक है। अब उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट बैठगी ना भाई मेरे हिसाब से कानून बनाओ, और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट बैठगी कि भाई मेरे हिसाब से कानून बनाओ, ठीक है। तो उस केस के अंदर अगर मान लिया कि बस स्टेट गवर्नमेंट की बात सही है, स्टेट गवर्नमेंट वाली बात के ऊपर कानून बनना चाहिए, तो उस केस में कौन है स्टेट गवर्नमेंट की बात को मनवा सकते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, वही मनवा सकते हैं। यानी अगर इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसकी बात मानी जाएगी समवर्ती सूची के विषय के ऊपर, ठीक है। आगे चलो। तो ये आगे भाई, ये है स्टेटमेंट वाले प्रश्न जो अब की बार पूछे हैं फेज 13 के अंदर एडीक्यूटी के द्वारा। देखो भाई पहला प्रश्न देखो क्या है, ये ग्रेजुएट लेवल वाले पेपर की बात होने लग रही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़े। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूत उत्तर भारतीय राजनीति में प्रमुखता से उभरे। देखो हर्षवर्धन, वर्धन वंश से बिलोंग करते, पुष्य बुद्धि वंश भी बोल देते। तो हर्षवर्धन जब हमारा जैसे नॉर्थ भारत है, ये हमारा नॉर्थ इंडिया, ये साउथ इंडिया, ये वेस्ट इंडिया, ये ईस्ट इंडिया, जो हमारा उत्तरी भारत है ना, यहां पर हर्षवर्धन का शासन होता था पूरे उसके ऊपर, और बहुत तकड़ा शासन कर रहा था वो, मतलब तकड़ी पकड़ थी। और यहीं पर दक्षिण भारत के अंदर उस टाइम शासन था पुलकेशिन द्वितीय का, पुलकेशिन द्वितीय का। अब क्या हुआ, जब हर्षवर्धन शासन करने लगे रहा था ना, हर्षवर्धन सारे रहती थी पूरा बढ़िया मजबूत है, तो पुलकेशिन द्वितीय का फिर हर्षवर्धन ने सोचा चलो नॉर्थ तो सारा जीत लिया, उत्तरी भारत तो सारा जीत लिया, अब दक्षिण के अंदर चलते हैं। जब ये दक्षिण के अंदर जाने लगे तो पुलकेशिन द्वितीय ने इसको हरा दिया, इसका शासन यहाँ पर खत्म। तो उसके बाद जो राजपूत जो शासक है ना, जो यहाँ पर मतलब राजस्थान की तरफ थे, इन्होंने अपना एरिया यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करी, मतलब अच्छे तरीके से प्रमुखता से उभरे राजपूत। ठीक है जी, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, राजपूतों ने मजबूत एकता बनाए रखी। राजपूतों ने एकता कब बना लिया यार, वो भी आपस में बिखरे रहा कर दे कि हाँ भाई ना उसकी बात कौन माना, ना उसका सपोर्ट कौन करा। ये मुगला ना जब आमेर और लगा रहा था, आमेर लगा रहा था अकबर और ना, ठीक है, आमेर के राजा को हराया था बारमल को, और उनकी बेटी जोधा शादी करी। उस टाइम अगर सारे राजपूत अगर एक साथ आते तो मुगल ऐसा कर ही नहीं पाते, लेकिन सारे राजपूत एक साथ नहीं आए। नहीं आए तो भाई
यानी एकता तो है ही नहीं, यहीं पर कथन गलत हो गया, जिससे उन्हें विदेशी आक्रमणों का प्रभावी ढंग से, दूसरा कथन गलत है तो ओनली कथन वन से। इस टाइप के प्रश्न आए हुए प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्या है, अभी 2-3 महीने पहले। अभी तुमको सीजीएल लेवल के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। आप लोग अगर बोलोगे ना कमेंट करके कि हाँ जी सीजीएल वाले क्वेश्चन भी करवाओ, तो सीजीएल वाले भी करवा दूंगा, टेंशन ना लो तुम। अब देखो अगला क्या दे रखा है, स्क्वैश कोर्ट। ये गेम्स मैंने आपको सारे करवाए, 4 क्लास करवा रखे हैं स्टैटिक जीके के अंदर, गेम से रिलेटेड सारी चीजें करवा रखी, कौन से गेम की कितनी बाउंड्री लाइन होती है, क्या कुछ होता है। स्क्वैश के माप और निशानों के बारे में कथनों पर विचार करें। शॉर्ट लाइन क्या है आपकी, सिंगल्स में ये पीछे की दीवार 4.26 मीटर और डबल्स में 4.57 मीटर दूर होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, टीन सामने की दीवार पर 48 सेंटीमीटर ऊंचा पट्टा होता है, जो टेनिस नेट जैसा, तो बिल्कुल सही है। हाफ कोर्ट लाइन और शॉर्ट लाइन मिलकर मूल रूप से एक एल आकार बनाती है, जिसमें पीछे की दीवार नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट है, बाकी का तीसरा आपका गलत है, ठीक है। ये आप देखना थी उधर थ्योरी के अंदर। अगला देखो, अगला कौन सा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में करी गई थी। अच्छा प्रश्न है भाई, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत आपकी 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। ये भी थ्योरी के अंदर करवा चुका हूं, मैंने बोला ना पंचवर्षीय योजना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनगणना वाला टॉपिक, ये दो पक्के रट लियो, ये करवा रखा है एज इट इज, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार प्रोग्राम 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंदर है, ठीक है। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का पारंपरिक, केरल के अंदर देखो भांगड़ा है, भांगड़ा तो पंजाब का है, गिद्दा भी पंजाब का है, ढोल चोलम ये भी नहीं है, थेयम ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पुंग चोलम, ढोल चोलम ये अपना पूर्वी भारत उस तरफ के हैं। निम्नलिखित में से शासकों और उनके शासनकाल की अवधि का कौन सा जोड़ा सही है। बोलता था ना डीपली पढ़ लो, डीपली अगर जिसने पढ़ रखा हो इजीली बताया। मोहम्मद तुगलक का शासनकाल क्या 15 वर्षों तक शासन किया था, नहीं जी। रजिया ने 4 वर्षों तक शासन किया था, बिल्कुल सही है। अभी तो किया था 2 मिनट पहले, 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था, कैथल के अंदर मकबरा 4 साल तक ही किया था, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, अब जिसने अच्छे से पढ़ रखे हो इजीली निपटा देगा। भारत में एक राष्ट्र एक कर पहल का तात्पर्य, यानी कि एक ही राष्ट्र और एक ही टैक्स हो, तो उसके लिए कौन सा टैक्स लगाया अभी, जीएसटी। अब पहले क्या होता है, जैसे पहले जीएसटी आने से पहले अलग अलग टैक्स होते थे, सर्विस टैक्स, फैक्ट्री टैक्स, एंडमेंट टैक्स, 100 तरीके के टैक्स होते थे, उसका रिटर्न फाइल करते थे, उसके अंदर भी दिक्कत होती थी। तो अब सरकार ने एक ही टैक्स बनाया, जीएसटी, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा वस्तु और सेवा कर, एक राष्ट्र एक टैक्स। आगे चलो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यह तब घटित होता है जब प्रकाश निम्नलिखित स्थानों से होकर गुजरता है। देखो क्या चीज दे रखी है, अब ये होता क्या, TIR। जैसे मान लिया ये आपका पानी का कोई बिक्कर है, नीचे बना देता हूं इधर, ठीक है, जिसके अंदर पानी भरा पड़ा है। लाइट आपने यहां से फकाई ऐसे, ठीक है, लाइट अंदर जाएगी तो पानी के अंदर ऐसे ऐसे बिखर जाएगी, बाहर आएगी फिर ये वापस सीधी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि जो नॉर्मल मीडियम होता है ना, इसको बोलते हैं रेयरर मीडियम, जिसके अंदर भीड़ कम मिले। और जिसके अंदर पानी है, पानी के अंदर ज्यादा भीड़ होगी, लाइट को टपकने में थोड़ी मुश्किल आएगी, उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम, जिसके अंदर भीड़ ज्यादा होगी। डेंसर का मतलब भीड़ ज्यादा है, बाहर आएगा फिर रेयरर। यानी कि TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखेगा कब, जब क्या है इस भीड़ के अंदर से ये बाहर आएगा ना, तब आपको यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। यानी कि ये मुड़ा तो यहां पर ऐसे, लेकिन बाहर आपको ये इसी की सिधाई के अंदर ऐसे दिखाई देगा। इसको बोलते हैं TIR टोटल इंटरनल। यानी कब होया, जब आपकी लाइट क्या डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के अंदर आई। तो देखो कौन सा है, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं TIR, करवा रखे साइंस के अंदर। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सामान्य तौर पर केरल में शादियों के दौरान किया जाता है। देखो धमाल नहीं किया जाता, गिद्दा नहीं, ये सारे पंजाब के, ओजागिरी ये उड़ीसा का है। ओपन्ना, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओपन्ना, ओपन्ना हमारा केरला, ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो। मूंगफली, रागी, जवार और चावल किस मौसम में उगाए जाते हैं। देखो याद करो, चावल अभी आपने सुना होगा कि पराली, धान की पराली जलाई जाती है, जिससे प्रदूषण होने लग रहा है। यानी धान की पराली, धान क्या होते हैं, चावल, चावल का जो भूसा होता है उसी को पराली बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल लोकल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, अब धान अगर आप जून जुलाई के अंदर उगाओगे तभी तो अब काटोगे अक्टूबर के अंदर, अब नवंबर के अंदर गेहूं बोओगे और वो मार्च अप्रैल के अंदर काटोगे, अप्रैल के अंदर काटने स्टार्ट कर देते हैं। आपको देखो याद करवाता हूँ, खरीफ की फसलें 2 टाइप की होती है, एक होती है रबी की फसलें। रबी का मतलब अगर रैसे रबी, रैसे रगड़ना, रगड़ने से क्या है, गर्मी आती है, और गर्मी की जरूरत कब पड़ती है, सर्दियों में। यानी रबी की फसल क्या है, सर्दियों में बोई जाती है, और खरीफ की फसल आपकी गर्मियों में बोई जाती है, ठीक है जी।
अब चावल है, चावल कब बोया जाता है? गर्मियों के अंदर। चावल क्या हो गया हमारा? खरीफ की फसल होगी। मूंगफली भी गर्मियों में बोई जाती है, तभी तो सर्दियों में खाओगे। ठीक है, रागी जवार ये सारे गर्मियों में बोए जाते हैं और सर्दियों में खाए जाते हैं। आगे चलो भाई, रबी की फसलों के अंदर आपका गेहूं हो गया, रबी है। ठीक है, कपास भी आपका खरीफ के अंदर आता है। ओके, एक सेकंड रुको, कुछ आ गया। कौन सी अथॉरिटी भारतीय राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है? कौन सी अथॉरिटी है जो, जैसे मान भारत के जो राज्य उनकी बाउंड्री के अंदर कुछ चेंज करना है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? जी नहीं। राज्य विधानसभाएं नहीं, राष्ट्रपति जी नहीं, संसद कर सकती है। अगर सारे सांसद मिलकर डिसीजन ले ले कि हाँ भाई इस राज्य की बाउंड्री चेंज करनी, अपने देश का एरिया चेंज करना है, तो सारे मिलकर कर सकते हैं भाई। आगे चलें, आगे चलो। अशोक के प्रसिद्ध पत्थर के स्तंभ मुख्य रूप से किस चट्टान से बने थे? जो अशोक के स्तंभ कौन सी चट्टान से बने हुए थे? बलुआ पत्थर से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए, सैंडस्टोन से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब फिर आगे स्टेटमेंट वाला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, बाबर मंगोल और तैमूर वंशजी था। ठीक है जी, तथा उसने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य, बिल्कुल इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 के पानीपत के पहले युद्ध के अंदर उसने मुगल सल्तनत की स्थापना करी। ठीक है जी। दूसरा, बाबर को शेर शाह ने अपदस्थ किया और बाद में उसके पोते अकबर ने। नहीं, बाबर को शेर शाह ने अपदस्थ नहीं किया था, हुमायूं को किया था। हुमायूं को शेर शाह ने हराया था 1540 के अंदर, याद करो, अभी परसों ही तो क्लास ली थी। ठीक है, और उसके बाद फिर 55 के अंदर हुमायूं दोबारा आया था, दोबारा गद्दी बैठा। फिर 56 के अंदर आपका अकबर आया था। ठीक है, तो ओनली वन सही है, दूसरा गलत है। अगर आप डीपली पढ़ोगे थ्योरी को तो आप इजीली कर पाओगे, मोटा मोटा करके जाओगे तो ऐसे ही पतन होगा तुम्हारा। आगे चलो, निम्नलिखित दो कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और सही विकल्प चुने। भारत में 1911 से 21 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको वैसे ही बता देता हूं कि आपकी जो पूरी जनगणना ना, जैसे मान लो जब से जनगणना स्टार्ट हुई उस टाइम से लेकर ऐसी निरंतर आपकी जनसंख्या बढ़ती हुई जाने लग रही थी। लेकिन एक साल है जिस टाइम आपकी डाउन गई, उसके बाद फिर लगातार बढ़ी, कभी डाउन गई नहीं। ये साल कौन सा था? ये था 1911 से 21 वाला जो साल है। इस टाइम क्या हुआ था? एक महामारी फैली जिसको इन्फ्लुएंजा भी बोल देते हैं, प्लेग भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये बीमारी 1918-19 के अंदर फैली थी, जैसे अभी 2019-20 के अंदर, यानी 100 साल बाद कोरोना फैला, उसी टाइप से उस टाइम आपका इन्फ्लुएंजा फैला था। ठीक है, तो उस टाइम ये जब महामारी फैली तो इसकी वजह से बहुत लोग मरे थे, जिसकी वजह से आपका जनसंख्या ग्राफ डाउन गया था। तो यही एकमात्र साल है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाए। दोनों के दोनों कथन हमारे सही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको एक वो भी बोलते हैं, इसका एक अन्य भी नाम है 1911 से जनसंख्या का महाविभाजन, पता नहीं कुछ ऐसा नाम भी, मेरे भी नाम ध्यान नहीं, वो भी याद रखना। ठीक है, किस वर्ष को बोला जाता है। अगला देखो क्या, सौरमंडल के ग्रहों के बारे में आपको बताना है। बृहस्पति का विशाल लाल धब्बा एक सतत प्रति चक्रवाती तूफान है। बिल्कुल सही है। जो आपका बृहस्पति ग्रह जुपिटर, उसके अंदर एक लाल लाल रंग का धब्बा है, वो क्या एक तूफान चलने लग रहा है बृहस्पति ग्रह पर। बिल्कुल सही है। मंगल के दो छोटे अनियमित आकार के चंद्रमा, बिल्कुल सही, अभी तो बताया था। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है और पृथ्वी का 1 है। जुपिटर के कितने हैं? बहुत सारे, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट है जिनके नाम याद आपको होने चाहिए। ठीक है, तो आपका कथन कौन सा है? दोनों के दोनों सही हैं, बोथ 1 और 2 करेक्ट। ठीक है, आगे चलो। संविधान के अनुसार किसी राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, देखो अच्छा प्रश्न है। राज्य विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आपके पास राज्य के अंदर एक विधानसभा होती है। ठीक है, जैसे हर एक विधानसभा के अंदर अलग सीटें होती है, इसके रूल होते हैं। मिनिमम आपके पास इतनी सीटें होनी चाहिए और मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम आपके पास 60 सीटें होनी चाहिए और मैक्सिमम 500 सीटें आपके पास आप कर सकते हो विधानसभा के अंदर। 60 से कम भी होती है, जैसे त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, छोटे राज्य, इनके अंदर 60 से कम सीटें भी होती है विधानसभा के अंदर। ठीक है, तो मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती है कि विधानसभा के अंदर आपकी 500 सीटें हो सकती है। तो ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इस प्रश्न के अंदर मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते? देखो, राज्य संविधान के अनुसार किसी राज्य विधानसभा, मैक्सिमम बच्चे राज्य देखती राज्यसभा ढूंढने लग जाते हो। राज्यसभा के अंदर तो 250 सीटें थी, ऑप्शन के अंदर ही नहीं है, ये तो गलत है, ऐसे लग जाते हैं। ये राज्य विधानसभा, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आगे चलो। बीबी के मकबरे के बारे में बताना है भाई। बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा। इसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, छत्रपति संभाजी नगर में स्थित और इसे दक्कन का ताजमहल कहा जाता है, बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, इसका निर्माण बाबर के शासन, नहीं बाबर के थोड़े, जब निर्माण ही औरंगजेब ने करा था, बाबर का तो कोई रोल ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 रख जाओ, 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा आपका गलत कथन है। ठीक है जी, आगे चलो। मुगल मनसबदारी प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है? मनसब से किसी कुलीन व्यक्ति, कुलीन है कुलीन, मनसब से किसी कुलीन व्यक्ति के पद और वेतन दोनों का पता चलता है, बिल्कुल सही है भाई। भाई अगर जैसे भाई आपके पास 10 हज़ारी मनसबदारी, आपके पास 5 हज़ारी मनसबदारी, मैंने आपको बताई थी थ्योरी के अंदर, याद करो। मनसबदारी का मतलब क्या है? जैसे 10 हज़ारी मनसबदारी, 10 हज़ारी मनसबदारी किसके पास थी? राजा मान सिंह के पास थी, अकबर के टाइम पर। ठीक है, और ये
मनसबदारी प्रथा भी किसने स्टार्ट करी थी? अकबर ने स्टार्ट करी थी। इसके तहत 10,000 मनसबदारी का मतलब भाई मान सिंह के पास 10,000 घोड़े हैं और उसके ऊपर सैनिक हैं 10,000, और उसके घोड़ों के ऊपर ऐसे निशान लगा होता था भाई ये मान सिंह की मनसबदारी का घोड़ा है, ठीक है। और इसको जैसे सौंप रखी थी बंगाल की, जम्मू कश्मीर की मनसबदारी, उधर से कोई भी एंट्री हो तो तेरे को रोकनी है वो, ठीक है। तो ये मनसबदारी होती थी, यानी मनसब से हमें ये पता लगता था भाई हाँ इस व्यक्ति के अंदर कितना दम है, कितनी गुदा है, कौन सा पद है इसका, वो चीजें पता लगती थी, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक मनसबदार को उस जागीर में व्यक्तिगत रूप से निवास करना आवश्यक था जिसका वह राजस्व प्राप्त नहीं, ये कथन दूसरा गलत है। भाई कोई भी मनसब, जैसे मान लिया मान सिंह था, मान सिंह बंगाल का मनसबदार था, तो ये कोई जरूरी रूल नहीं है वो बंगाल के अंदर ही रहा है, वो आगरा के अंदर भी रहता था, ठीक है। कोई ये रूल नहीं था भाई उधर ही रहो, कहीं पर रहो, लेकिन तेरे मतलब काम तेरा है भाई उधर की सारी मेंटेनेंस रखना, उधर से कोई दुश्मन एंटर ना कर जाए, वो काम तेरा है, चाहे रहे तो कहीं पर, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो ओनली कथन 1 सही है, ठीक है। ये चीजें डीपली पढ़ोगे तभी बात बढ़ेगी यार। आगे चलो, 2 कथन अब फिर हैं भाई, सही विकल्प चुने। किशोर भारत की कुल जनसंख्या लगभग 5वां हिस्सा बिल्कुल सही है। किशोरावस्था कौन सी होती है? 10 से 19 साल की जो उम्र होती है जिसके अंदर टीन आता है, ठीक है। 13, 14, टीन तो सारे टीनेजर हैं, दोनों कथन सही, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू होने के समय भारत के वित्त मंत्री कौन? देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, तो उस टाइम हमारे पहले वित्त मंत्री कौन थे उस टाइम, जिस टाइम ये पंचवर्षीय योजना थी? जॉन मथाई थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, और प्रधानमंत्री कौन थे पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान? बताओ साथी कमेंट करके। सत्रिया नृत्य, सत्रिया का मतलब क्या होता है? स्त्री, स्त्री क्या होती है? सबकी असमान होते हैं, यानी असम राज्य से बिलोंग करता है, और ये किस विषय से रिलेटेड है? कृष्ण भक्ति से रिलेटेड। ये मैंने आपको थ्योरी के अंदर करवा रखा है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। सत्रिया नृत्य किससे? कृष्ण भक्ति से बिलोंग करता है। हमें भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, उससे बिलोंग करता है सत्रिया नृत्य। और भी आपके डांस थे असम के, कौन कौन से थे बताओ? सत्रिया हो गया, और कौन सा था याद करो। आगे चलो, अगला देखो कौन सा है। भारतीय रेगिस्तान क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन? यह रेतीला मैदान जिसमें टिले हैं बिल्कुल से, ये घने जंगलों से घिरा, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रेगिस्तान में कहां जंगल मिला भाई, देख लेना। आगे चलो, निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत मौजूद है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? ओजोन परत किसके अंदर? मैंने आपको स्पेशल बताया था। सबसे नीचे क्या था आपका? सबसे नीचे आता आपका अक्षोभ मंडल, जो कि जिसके अंदर हम लोग सांस लेते हैं, ये जो हमारे वाली परत इसको अक्षोभ मंडल बोलते हैं, ठीक है। अक्षोभ मंडल कौन सा था? इसके अंदर ऑप्शन नहीं दे रखा, मतलब कि अक्षोभ मंडल वैसे आपको बता दिया मैंने, ठीक है। फिर आता आपका स्ट्राटोस्फीयर। स्ट्राटोस्फीयर को क्या बोलते हैं? समताप मंडल। स्टार्टो का मतलब होगा स्टार्ट होना, यहीं से आपकी एरोप्लेन उड़ती है, एरोप्लेन भी स्ट्राटोस्फीयर में उड़ती है। इसके अलावा ओजोन परत भी आपकी किसके अंदर है? स्ट्राटोस्फीयर के अंदर ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है, करेक्ट हो जाएगा। तो ओजोन परत ये पहले करवाया था मैंने शायद पहली क्लास के अंदर। आगे चलो, अब फिर 2 कथन दे दिए। अलाउद्दीन खिलजी को उत्तर में प्रशासनिक सुधारों और सैन्य विस्तार के लिए याद किया जाता है, बिल्कुल सही है। उत्तर भारत के अंदर जो शासन करता था अलाउद्दीन खिलजी, और खिलजी के टाइम पर सिर्फ जम्मू कश्मीर, असम और नेपाल, इन 3 जगहों को छोड़ के खिलजी ने पूरे भारत के ऊपर कब्जा कर रखा था, आपको पता था। अफगानिस्तान को इंक्लूड करके, अफगानिस्तान पाकिस्तान भी भारत में थे। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने की परियोजना अंततः विफल हो गई, ये कथन आपका गलत है, इसने तो राजधानी शिफ्ट कर दी थी। ओनली कथन नंबर 1 आपका सही है, ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 35 संविधान के चौथे भाग में, मैंने बोला था ना अनुच्छेद 35 12 से 35 किसके अंदर है? तीसरे भाग के अंदर, जिसके अंदर आपके मौलिक अधिकार आते हैं, कथन गलत। दूसरा, ये राज्य विधानसभाओं को जम्मू कश्मीर के लिए विशेष, ये तो मौलिक अधिकार है, संसद को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनने की शक्ति प्रदान करता है, 35वां बिल्कुल सही, ओनली कथन नंबर आपका 3rd सही है, ठीक है। बस भाई इतने ही क्वेश्चन थे। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके जरूर बता देना, और मेरे को ये भी चीज बता देना कि भाई आपको सीजीएल के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो भी आपको करवाने हैं या नहीं करवाने। ये फेज 13 सारा हो गया अपना, ग्रेजुएशन लेवल भी, 10th लेवल भी, +2 लेवल भी। अगर आप बोलोगे सीजीएल लेवल के भी क्वेश्चन करवाओ तो मैं सोमवार से आपकी लाइव क्लास लेनी स्टार्ट कर दूंगा, दिन में 3 बजे प्रैक्टिस सेट के रूप में। दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट नाम से अभी सीरीज चला देंगे डेली दिन में 3 बजे, और उसके अंदर जो सीजीएल के अंदर सारी शिफ्टों के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए थे जीके के, सारे के सारे आपको करवा दूंगा अगर आप लोग बोलोगे कमेंट करके तो, ठीक है। और भाई जिसको थ्योरी विशेष तौर पर पढ़नी है डीपली अच्छे तरीके से, ताकि दिल्ली पुलिस के अंदर एक भी नंबर ना कटे, तो जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का या फिर कंप्लीट जेके का कोई सा भी कोर्स ले सकते हो। जिसको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, मैथ रीजनिंग भी पढ़नी है, कंप्यूटर भी पढ़ना, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला ले लेना। जिसको सिर्फ जीके पढ़ने तो जीके वाला ले लेना, ठीक है भाई। सभी को राम राम, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। ओके भाई।